हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले आप लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हैं और आज पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो थोड़ा सेल्फ इंडक्शन का रिकैप करा देते हैं। उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही कॉइल से काम बन जाता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होती है। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग, म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिखिए म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले अपने लोग सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, तो थोड़ा उसका रिकैप करा देते हैं कि सेल्फ इंडक्शन में होता क्या था। सेल्फ इंडक्शन का रिकैप मतलब पिछली बातों को हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि कैसे हो रहा था। तो हम कोई कॉइल लेते थे, जनरली ये कोई एक कॉइल है। अब इस कॉइल के अंदर कोई वेरिएबल करंट भेजते हैं। अगर कोई करंट इसमें चेंजिंग करंट को भेज रहे हैं तो इसके अंदर एक नया इंड्यूस करंट बन जाता है, जिसका काम होता है कि ये जो भी करंट है जिस कारण की वजह से चेंज हो रहा है, जैसा भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करना। तो करंट को भेजेंगे तो दो ही तरह से चेंज हो सकता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर कांस्टेंट रहती है तो ये कॉइल किसी भी तरह का करंट इंड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ से हम एक करंट भेजते हैं जो इंक्रीजिंग करंट है, यह है इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग करंट की वजह से इसके अंदर चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा जो इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग करेगा, मतलब जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करने के लिए इसका अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए यहाँ पे एक आता था इंड्यूस्ड करंट। या तो सेकेंड ऐसे भी कर सकते हैं कि या तो इस कॉइल के अंदर हम इसका करंट भेजें जो डिक्रीजिंग हो। अगर ये करंट अगर मान लीजिए कि ये करंट आई है जो डिक्रीज कर रहा है, ये करंट डिक्रीजिंग है, तो अब ये करंट घटना चाह रहा है, यानी कि ख़त्म होने को कगार पे, यानी कि ख़त्म होने वाला है। तो अब इसको ख़त्म भी नहीं होने देगा, नहीं घटने भी नहीं देगा। तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने के लिए उसके डायरेक्शन में ही एक नया करंट इंड्यूस हो जाती है। इसी डायरेक्शन में एक नया इंड्यूस करंट आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट। ऐसा तो सेल्फ इंडक्शन में होता था, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन। रिकैप को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देख लिए सेल्फ इंडक्शन के अंदर सिर्फ हम लोगों को ऑब्जर्वेशन ऐसा ही मिला। अब जब हम म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर देखते हैं तो हम दो कॉइल लेंगे। यहाँ पे तो सिंगल कॉइल के अंदर ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब हम लोग दो कॉइल लेने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कि दो कॉइल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है। इस कॉइल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, यानी कि इस कॉइल के अंदर हम करंट भेजने वाले हैं। तो यहाँ से टर्मिनल दे दीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे एक की भी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए इस बैटरी का ईएमएफ कुछ भी हो सकता है, ई मान लिए। ये प्राइमरी कॉइल है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। इसके जस्ट बगल में हम लोग लेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो ये कॉइल जो है इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। अब इस कॉइल के अंदर एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का नाम आप सुन चुके हैं। इसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। स्मॉल से स्मॉल करंट भी इसके अंदर से जाएगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो अब ये स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज हुआ है, तब इसके अंदर करंट इंक्रीज करना चाहेगा। ये करंट है, अब ये करंट जो है भाई फिलहाल ये इंक्रीजिंग करंट है। जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे करंट इंक्रीज करेगा, तो इसको इंक्रीजिंग करंट, या इसी को चाहे तो हम लोग वेरिएबल करंट भी कर सकते हैं, वेरिएबल है। अब जब इसके अंदर इंक्रीज कर रहा है करंट, तो करंट चेंज हो रही है। तो करंट के चेंज आने की वजह से यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ये डिफ्लेक्शन,
कुछ शो किया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया तो इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये प्राइमरी था, ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। तो करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी में, लेकिन डिफ्लेक्शन शो कर रहा है सेकेंडरी में। तो गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर करंट तो फ्लो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब करंट चेंज हो रही है तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर हम करंट को चेंज कर रहे हैं, उसके वजह से सेकेंड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फर्स्ट इस केस में देख रहे थे तो सेम कॉइल के अंदर अगर करंट को चेंज कर रहे थे, उसी कॉइल के अंदर एक नया करंट इंड्यूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हम फिर इस कॉइल के बारे में हमने बात करें, इसके अंदर वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से हो सकता है कि करंट इंड्यूस हुआ होगा या नहीं हुआ, हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल के बारे में। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जैसे करंट को चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इसका रीजन सिंपल है कि रीजन देखने के लिए हम बता देते हैं कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग चलिए कि ये करंट है, इसके अंदर करंट है, तो करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये करंट ऐसे आ रहा है तो ये अंदर की तरफ जा रही है, कि ये करंट अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये करंट अंदर जा रही है, यहाँ पे अंदर जा रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो करंट बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन देखिए, तो करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करते तो थंब जो पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट तो नहीं करता, बस हम थोड़ा सा बनाने के लिए, समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि जो ये फर्स्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट हो गया लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करता है। देखिए फर्स्ट के अंदर अगर हम फील्ड चेंज कर रहे हैं तो ये फील्ड की वजह से जो फील्ड लाइन्स है वो सेकेंडरी में पहुंच रहा है। अगर ये करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। चलिए इस बात को लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको और आसानी से समझ में आएगा। क्या लिखें, आई करंट इन प्राइमरी। देखिए प्राइमरी करंट की वजह से क्या हो रहा है, प्राइमरी जनरेट करेगा। प्राइमरी करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट आया है तो एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही करंट जाती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड लाइन्स होगा। तो यहाँ से कह रहे हैं एंड दीज फील्ड लाइन्स ऑल्सो पासिंग थ्रू सेकेंडरी। अब देख ली कहानी क्या हो रहा है कि इसके अंदर प्राइमरी कॉइल की वजह से प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्राइमरी कॉइल का वो सेकेंडरी से भी गुजर रही है। अगर हम यहां से करते करंट को चेंज, इफ आई चेंजेस इन प्राइमरी को फर्स्ट से दिखा देते हैं। ये फ्लक्स चेंजेस इन सेकेंडरी। अब देखिए प्राइमरी में करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज कर रही है सेकेंडरी में, और पर यूनिट एरिया पे अगर देखेंगे तो फ्लक्स चेंज कर रही होगी। देखिए करंट को चेंज किए प्राइमरी में तो फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी में। अब सेकेंडरी के अंदर जब फ्लक्स चेंज हुआ है तो यहाँ पे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जब चेंज होती है तो एक इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जब इंड्यूस ईएमएफ हो चुका है तो अब ये कॉइल अगर क्लोज फॉर्म कर रहा है तो यहाँ से बनेगा एक
नया इंड्यूस करेंट। तो यहाँ से मान लेते हैं हम, इसे कि बना यहाँ से इंड्यूस्ड करेंट। अब देखिए लॉजिक सिंपल है, करंट चेंज किए प्राइमरी में, तो करंट प्राइमरी में चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सेकेंडरी से होकर के पास कर रही है वो भी चेंज करेगा। अगर सेकेंडरी से होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही है तो फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज हो रही है। सेकेंडरी के अंदर अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपको पता है कि फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज होती है तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आ जाएगा इंड्यूस करंट, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो किया था। इतना बात क्लियर हो चुका है आप लोगों को। देखिए फिर से समझ लीजिए, जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे तो करंट ग्रो करना चाहेगा। करंट जब इंक्रीज करेगा तो उस सिचुएशन में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फील्ड लाइंस भी चेंज होगी। अब यही फील्ड लाइंस सेकेंडरी से होकर के भी गुजर रही है, ये बगल में है तो सेकेंड फील्ड लाइंस तो सेकेंडरी से भी गुजरेगी। और सेकेंडरी से गुजरने के बाद क्या हो रहा है कि सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स चेंज हो रही है। अब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस तो करंट। तो इतना बात समझ लिए, तो लिखो इतना तब तक। फिर इस बात को सिंगल कॉइल से समझते हैं। तो जैसे वहाँ तो मल्टीपल कॉइल था, मतलब एक ही कॉइल के अंदर बहुत सारा टर्न था, तो जनरली हम लोग एक रिंग को लेकर समझते हैं कि किस तरह से इसे हो रहा था। ये मान लिए कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और इसके बगल में रख देते हैं एक सेकेंडरी कॉइल। इसके अंदर करंट भेज रहे हैं, तो यहाँ से मान करके चलो करंट अंदर जा रहा है। यहाँ पे करंट जो भेज रहे हैं ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रहा है, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो बाहर आने वाले करंट को इस तरह से दिखा देते हैं। तो यहाँ से अगर फील्ड लाइंस को देखेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये फील्ड लाइंस ऐसे हो रहा है, तो फील्ड लाइंस जो आएगी कुछ ऐसे आएगा। या करंट को चलो चेंज कर देते हैं, उल्टा डायरेक्शन कर देते हैं, तो थोड़ा इधर से बनाना आसान रहेगा। अब ऐसे मान लेते हैं कि जो करंट है यहाँ पे अंदर जा रही है, यहाँ पे अंदर जा रही है, तो कुछ ऐसे करंट आ रहा होगा, और ये यहाँ से बाहर आ रहा है। अब सब क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है। तो फील्ड लाइंस अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसे ये करंट ऐसे आ रही है, करंट ऐसे फॉलो हो रही है। तो करंट ऐसे फॉलो हो रही है तो इस डायरेक्शन में, करंट जब ऐसे फॉलो हो रही है तो इस डायरेक्शन में अगर आप थंब को अगर पॉइंट करेंगे तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास करेगा, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास करेगा। इसकी वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है। इसको मान लेते हैं प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर इसके अंदर अगर करंट भेजे हैं, मान करके चलो इसके अंदर करंट आई भेजे हैं, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आने वाला, जितना ज़्यादा करंट फर्स्ट में होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी प्राइमरी में होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं मोर आई इन प्राइमरी more will be magnetic field in primary। ये अगर फर्स्ट लिख दिए तो इसको प्राइमरी मान लें। तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस प्राइमरी में हुआ है तो उतना ज़्यादा फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होगा तो फील्ड लाइंस ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, और फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होगा उतना फील्ड लाइंस सेकेंडरी से होकर गुजरेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through secondary तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में,
जितना ज़्यादा प्राइमरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स होगा, जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स यहाँ पे होगी उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स सेकेंडरी से होकर गुजरेगा, तो जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स गुजर रहा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फ्लक्स होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं मोर विल बी फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। तो कंसेप्ट सिंपल है, जैसे करंट आई इंक्रीज कर रहे हैं प्राइमरी में, तो करंट आई प्राइमरी में इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का इंक्रीज कर रहा है, प्राइमरी का फील्ड ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब प्राइमरी का फील्ड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास करेगा कैसे, सेकेंडरी से। सेकेंडरी से जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स अगर पास करेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा सेकेंडरी से। तो यहाँ से हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली देख रहे हैं कि जैसे ही करंट को चेंज कर रहे हैं प्राइमरी में, इसको हम I1 मान लेते हैं, तो फ्लक्स चेंज हो रही है सेकेंडरी में। सो यहाँ से लिख सकते हैं सेंस फ्लक्स इन सेकेंडरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी तरह मान लीजिए कि जैसे ही हम करंट को इंक्रीज किए कुछ न कुछ प्रोसीजर हुआ और सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स जो है वो चेंज करने लगा। जिसे करंट चेंज डायरेक्टली सेकेंडरी का जो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स, अगर ये सिंगल कॉइल है तो मान के चलिए इसकी वजह से एक था, लेकिन जब अगर कॉइल लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा टर्न्स हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ एक टर्न है। तो टोटल फ्लक्स के बारे में बात करें, टोटल फ्लक्स जो का सेकेंडरी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आने वाला है phi2 इक्वल टू एम आई इन प्राइमरी। अब यही एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिस तरह से वहाँ पे एल आया था सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं। एम जो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो यहां से लिख सकते हैं डिपेंड्स ओनली ऑन, क्या ये फ्लक्स पे चेंज करेगा और करंट पे चेंज करेगा। तो ये ना फ्लक्स पे चेंज करता है ना ही करंट पे चेंज करता है। अगर यहाँ से हम एम लिखना चाहेंगे तो एम देखने से तो ऐसा लग रहा होगा जो टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी और डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही हम फ्लक्स को चेंज करेंगे करंट चेंज हो जाएगा, करंट को चेंज करेंगे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो एम जो डिपेंड करता है जियोमेट्री ऑफ क्वाइल पे, ज्योमेट्री ऑफ क्वाइल, और सेपरेशन, इसके बीच का डिस्टेंस जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। सेपरेशन ऑफ क्वाइल, सेपरेशन एंड ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हो। अगर ये मान के जो सामने एक दूसरे के रख दी है तो ये पूरा एक दूसरे से एंगल 0 डिग्री बना रहा है। अगर हम इस क्वाइल को थोड़ा टर्न कर दें तो इसके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा कि ये फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स होगी वो कम गुजरेगा। तो एंड ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल, ओरिएंटेशन ऑफ क्वाइल। एम ना तो डिपेंड करेगा फ्लक्स पे ना तो करंट पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ से हम इसका एसआई यूनिट निकालना चाहें, एम का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि इसका वेबर होता है, इसका एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर आ जाएगा, वेबर पर एम्पियर। इसका वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी भी कहते हैं, इसको हेनरी भी कहते हैं, हेनरी आता जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। अगर यहाँ से लिख सकते हैं 1 वेबर पर एम्पियर इक्वल टू 1 हेनरी, तो यहाँ से 1 WB
पर एम्पियर, मतलब वेबर पर एम्पियर इक्वल टू 1 हेनरी। ये हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कितना होगा। तो इसको लिखना है तो लिखो एक बार मिला के, पॉज करके लिख लो। चलो तो अब देखते हैं हम लोग जो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना आने वाला है। इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अंदर हम लोगों को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो फैराडे लॉ से निकालेंगे, डायरेक्ट इसे कर सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो E2 जो होता है वो इक्वल टू माइनस में d∅/dt, तो टोटल फ्लक्स इन या टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी और डिवाइड बाय dt। अब यहाँ फ्लक्स के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग mi1, टोटल फ्लक्स है तो फ्लक्स की जगह पे mi1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, यहाँ से d आ जाएगा mi1 बाय dt। अब यहाँ से देखने से मिल रहा कि ये m जो है वो कांस्टेंट है। अभी बता चुके कि m जो है सो एक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट होता है। ये एक प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही हटाते हैं एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, जिस तरह से l आया था उसी तरह से यहाँ पे m है कांस्टेंट। तो m कांस्टेंट है तो m को बाहर कर लेते हैं। तो m को जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस m di1 बाय dt। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर हमको सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो डिपेंड सीधा कर रहा है प्राइमरी कॉइल के करंट पे। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट जितना ज़्यादा चेंज होगा सेकेंडरी में उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। अगर सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो सीधा E2 का मोड लगा करके माइनस साइन को हटा देंगे, सीधा मोड m di/dt। यहाँ से हम m को डिफाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर चाहे तो m को डिफाइंड भी कर सकते हैं। तो इनको लिखो, इसी को डिफाइन कर दो। और चलो अगर यहाँ से कहते हैं डिफाइंड m2, तो m2 यहाँ से कैसे लिख सकते हैं। तो m2 अगर लिखना चाहेंगे तो m जो m आ रहा है सीधा m इक्वल टू E2 डिवाइड बाय di1, ये i1 है, ये i1 है, di1 बाय dt। इसका मोड ले लेते हैं। तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो दोनों का मोड ले लिया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि m इक्वल टू E2 हो जाएगा व्हेन di1 बाय d2 इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए। सिंपल सी लॉजिक है। अगर di1 बाय dt अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, यानी कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ऑफ टू कॉइल, मतलब ये दो कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा। म्यूचुअल इंडक्शन जो अगर होगा तो वो दो कॉइल की वजह से होता है, सिंगल कॉइल के लिए से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये m2, ये m जो है वो E2 के बराबर है यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो चलो यहाँ इसको लिख ही देते हैं। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ
इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल, ये दो क्वाइल के वजह से ही होता है। टू क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी व्हेन rate of change of current in primary is 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ से एम को डिफाइन भी कर चुके हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल, दो क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा एम को, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। तो जिस तरह से वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एम है वो डिपेंड करेगा, अगर सेकेंडरी क्वाइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो वो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी क्वाइल होगा। अगर प्राइमरी के अंदर करंट का रेट ऑफ चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो यहाँ से लिख चुके हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू क्वाइल इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ उसके बराबर होगा कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी क्वाइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। इतना अगर रहेगा तो ये हो सकता है। तो यहाँ से अगर चाहे तो इसका एक एसआई यूनिट और भी निकाल सकते हैं। वो यहाँ से इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका वोल्ट होता है और इसको एम्पियर पर सेकेंड है। तो यहाँ से एम का अगर चाहें तो एसआई यूनिट जो सिंपल फॉर्मेट में है एक और हो सकता है, दोनों तो हेनरी ही रहेगा, लेकिन हम लोग जो सिंपल फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड। तो वोल्ट सेकेंड, इस सेकेंड को ऊपर कर देते हैं अब पर एम्पियर, और ये भी बराबर हो जाएगा 1 हेनरी के। ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर ये भी 1 हेनरी के बराबर ही होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यही है कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंड के अंदर फ्लक्स में चेंज आएगा, और जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो एक इंड्यूस करंट आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला ये मिला, और सेकेंड फार्मूला जो मिला है वो मिला था टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो MI1 आता है। तो आज के क्लास में हम लोगों को बस ये दो फार्मूला याद रखना है, एक तो ये हो गया और सेकेंड ये है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू MI1। द सेकेंडरी क्वाइल के अंदर जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी करंट के अंदर, प्राइमरी क्वाइल के अंदर करंट के ऊपर। तो सेकेंडरी के अंदर अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करना पड़ेगा। प्राइमरी के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो वहाँ से इंड्यूस करंट बन जाएगा। तो हम लोग ये एम का वैल्यू निकालते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। तो इसको पॉज करके लिखो तब तक। तो यहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ M for two long solenoid placed one inside other, मतलब एक के अंदर दूसरे को रखा गया है, one inside other हैविंग सेम लेंथ, दोनों का लेंथ जो दिया हुआ है वो सेम है, हैविंग सेम लेंथ एल। तो यहाँ से फिगर दिखा देते हैं किस तरह से है। तो इसके अंदर जो है पहला सोलेनोइड ये है,
मान लो फर्स्ट सोलेनॉइड ये है, इसको अगर लेंथ देखेंगे इसके अंदर ही एक सोलेनॉइड रखा गया है सेकेंड सोलेनॉइड। तो ये सेकेंड सोलेनॉइड जो है सो कुछ इस तरह से, पता चल रहा होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है और इसका रेडियस जो है R1 है। उसी तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके अंदर का नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी का है N2 है, जो सेकेंड कॉइल है, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो R2 है। तो निकालना है M का वैल्यू। तो M का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एक करंट भेजना पड़ेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स तक पहुँचेंगे। तो एक फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि M निकालने के लिए अगर टोटल फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी, इसको हम मान लेते हैं कि प्राइमरी, अगर सपोज करते हैं प्राइमरी के अंदर करंट भेजते हैं, सपोज I1 इन प्राइमरी, इसको प्राइमरी मान लिए हैं, तो इसके अंदर हम करंट I1 भेजेंगे। तो I1 की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जैसा कि जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड जो होता है वो होता है म्यू नॉट Ni। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे B1 की वजह से, तो ये B1 जो आ जाएगा वो म्यू नॉट N1 I1, कि इसके अंदर इतना है। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है। अब ये यूनिफॉर्म हो रहा है तो यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से भी पास कर रहा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं B1 also passing through secondary। अब लेट कर लेते हैं कि जो φ2 है, φ2 फ्लक्स थ्रो ईच टर्न, एक टर्न के लिए निकाल लें। मान लेते हैं कि ये सिंपल ये टर्न है, इस टर्न के वजह से जो फ्लक्स पास हो रही है इसको φ2 मान लिए। ये सेकेंडरी के अंदर का एक टर्न लिया है, ये सोलेनॉइड के अंदर बहुत सारा टर्न है, एक टर्न से जो फ्लक्स पास हो रही है उसको φ2 मान लिए। φ2 फ्लक्स थ्रो ईच टर्न, यहाँ से φ2 जो है फ्लक्स थ्रो ईच टर्न। अगर हमको फ्लक्स निकालना है φ2, तो φ2 निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वही है, क्योंकि लिख चुके हैं कि B1 ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा सेकेंडरी के अंदर वो है B1। और एरिया लेना है इसी कॉइल का, इस कॉइल का एरिया अगर निकालना है तो ये सर्कुलर कॉइल होगा, मतलब सर्कुलर शेप में होगा। तो उसका रेडियस दिया हुआ है R2, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस एरिया ऑफ 2। अगर दोनों देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो cos 0 लिख सकते हैं। आप B1 देख रहे हैं तो B1 का वैल्यू निकाल चुके हैं म्यू नॉट N1 I1। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1। और एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ये तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकला है। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो यहीं से कर देते हैं। ये है टोटल फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी की वजह से टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स इनटू
φ1, तो यहाँ से लिख सकते हैं φ2t इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स है ये, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसको चाहे नंबर ऑफ टोटल टर्न्स निकालने के लिए तो चलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू φ2। यहाँ से हम लोग को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, तो इसका देखिए लेंथ जो दिया हुआ है सेम लेंथ है, तो सेम लेंथ को हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो L है, दोनों का लेंथ सेम दिया हुआ है तो L कंसिडर कर लिया। तो यहाँ से जो आ जाएगा N2 इंटू L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर एक यूनिट से देखो एक यूनिट में N2 टर्न है तो 2 यूनिट लेंथ में 2N2, उसी तरह से L लेंथ में तो LN2। तो उसी तरह से हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो पर यूनिट में है, तो एक यूनिट में अगर N2 है तो टोटल नंबर ऑफ टोटल लेंथ में कितना हो जाएगा N2 इंटू L। यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू पुट करेंगे म्यू नोट N1 I1, यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट I1 N1 है पहले, म्यू नोट N1 I1 इंटू ये एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ से देखेंगे टोटल फ्लक्स जो आ चुका है सेकेंडरी के अंदर, वो म्यू नोट को बाहर कर लेते हैं N1 इंटू N2, N1 इंटू N2, उसके बाद पाई R2 का स्क्वायर इंटू L, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L इंटू I1। इतना देखें ये आ गया है फ्लक्स। ये करंट को हटा देते हैं। अभी हम लोग टोटल फ्लक्स निकालने का एक और तरीका देखे थे। टोटल फ्लक्स निकालना है तो वो हो जाएगा MI1। अभी देखिए सीखे थे फार्मूला, यहाँ पे 2 फार्मूला सीखे थे। ये टोटल फ्लक्स निकालने के लिए MI1 कर सकते हैं और E2 इक्वल टू माइनस में MdI1/dt सीखे थे। तो ये जो फार्मूला आप देखिए दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से M जो आ चुका है वो म्यू नोट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अगर यहाँ पे हम निकाले हैं जो देखिए M जो है सेकेंडरी में निकाले हैं प्राइमरी की वजह से, तो अगर हम इसको चाहें तो इसको M21 भी लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी। तो यहाँ से देखिए अगर कोई भी निकालेंगे तो जनरली हम लोग इसको M भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके बात लिख सकते हैं M2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी, दोनों बराबर होता है। ये नोट करके पॉइंट लिखते हैं। अभी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अभी जो हम निकालने हैं ये क्या है M21, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर चेंज हो रही थी प्राइमरी के अंदर, और फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ है मतलब इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है वो सेकेंडरी के अंदर। तो सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी में करंट चेंज किए तो सेकेंडरी में जो आया है म्यू नोट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर इंटू L है। तो इस फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं और देखो अब करंट भेजेंगे अगर सेकेंडरी में तो यही फार्मूला सेम आने वाला है। तो इस फार्मूला को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो ये जो आया है M21 इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू L, ये है। अब सेकेंड में प्राइमरी की वजह से निकाले हैं तो ये आया है। अब देखते हैं कि करंट को जब भेजेंगे सेकेंडरी में, अब प्राइमरी में भी जो आएगा M12 जिसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस
इन प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी वो भी सेम आने वाला है। तो इतना समझ में आ गया है तो इसको पहुँच कर एक बार नोट कर लो। अब चलो हम लोग सेकेंडरी में करंट भेजते हैं, उसकी वजह से प्राइमरी के अंदर निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप उसकी वजह से देखो किसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सपोज I2 इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में अगर I2 भेजे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो लिख सकते हैं B इन सेकेंडरी। तो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी के अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट N2 I2। अब यही मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना में ही पास कर रहा है। यही मैग्नेटिक फील्ड जब इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर पास कर रही है तो प्राइमरी के अंदर भी सिर्फ इसी पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रहा है। तो यही भी कह सकते हैं यहाँ से जो फ्लक्स हमको निकालना पड़ेगा, तो अगर हमको निकालना है फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी में, टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि आप उतना डिटेल में नहीं बात करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमको निकालना चाहेंगे तो एक कॉइल के अंदर फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो देखिए इस कॉइल के अंदर फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो सिर्फ सेकेंडरी कॉइल जितना है उतना के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये जो होगा वो उतना में ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B2 और एरिया भी वही लेना है जितना में मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है। तो जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इतना में, तो हम लोग एरिया इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, इसी के अंदर का एरिया भी कंसिडर करेंगे। तो एरिया भी जो आ जाएगा वो A2 का ही होगा। अगर ये A2 का एरिया हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम देखना चाहेंगे तो किसकी वजह से निकालें, प्राइमरी निकाल रहे हैं तो प्राइमरी में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो N1 × L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे तो B2 तो आ गया है म्यू नॉट N2 I2, और एरिया देखेंगे तो सेकेंडरी का ही एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी के अंदर है, तो हम लोग एरिया भी उतना ही लेंगे। तो ये हो जाएगा पाई R2² N2 नंबर ऑफ लेंथ अगर देखना चाहेंगे तो यही हो जाएगा N1 L है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो देख सकते हैं म्यू नॉट अगर बाहर आ जाएगा तो N1 N2 पाई R2² × L ये हो चुका है। सॉरी, फ्लक्स इन प्राइमरी, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी के अंदर है। तो ये टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी। एक और तरीका है टोटल फ्लक्स प्राइमरी के अंदर लिखने का, यहाँ से M I1 2। अगर प्राइमरी में अगर देखें इस बार करंट भेजे है सेकेंडरी में तो प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स चेंज होगी वो सेकेंडरी के अंदर करंट के पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से दोनों का LHS अगर बराबर है तो ये करंट I2 छूट गया था, यहाँ पे ये I2 लिख देंगे तो I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो, अब ये M को क्या लिख सकते हैं, ये जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, तो इसको लिख सकते हैं M21। पहले सॉरी ये M12 ये प्राइमरी के अंदर हो रहा है सेकेंडरी की वजह से। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी क्योंकि करंट भेजे सेकेंडरी के अंदर तो प्राइमरी के अंदर इंडक्टेंस होगा, तो प्राइमरी के अंदर जो इंडक्टेंस हो रही है वो करंट पे डिपेंड करे सेकेंडरी पे। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी इक्वल टू, दोनों का I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² × L। अगर इन दोनों को देखेंगे ध्यान से तो दोनों सेम है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2² × L है, तो ये दोनों सेम। किसी भी तरह से निकालेंगे तो सेम है, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, सिर्फ M निकाल लेंगे। दोनों की वजह से जो आ रहा है, अगर फर्स्ट की वजह से सेकेंड में, सेकेंड की वजह से फर्स्ट में, तो दोनों बराबर हो जाएगा।
तो हम लोग इसी कंसेप्ट पे एक सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम जो आसान लगे हमको उसी तरह करेंगे। प्राइमरी में पहले अगर करंट भेज रहे थे तो सेकेंडरी के अंदर मान ली कि मैग्नेटिक फील्ड वही पास कर रहा है, उसमें समझ में आ गया। लेकिन सेकेंडरी के अंदर अगर करंट भेज रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सेकेंडरी के अंदर है, तो एरिया भी वही लेंगे, क्योंकि फ्लक्स टोटल जितना भी क्वाइल है उस टोटल नंबर ऑफ क्वाइल जो है, ये इतना बड़ा क्वाइल है, तो उस टोटल क्वाइल के अंदर फ्लक्स नहीं पास कर रही, सिर्फ 20 से पास कर रही है, तो हम उसी को कंसिडर किए हैं, तो ये उतना ही आ गया है। तो इसको लिखो, आप सेकंड क्वेश्चन देने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, पूछ रहा भाई फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू concentric ring coaxial concentric ring having रेडियस का ही पोलर है, तो रेडियाई सीधा देख सकते हैं R1 एंड R2। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं कि जो दिया हुआ है कॉइल कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही कर देते हैं। कुछ इस तरह से है, और इसके मिडिल में जो दिया हुआ है कुछ इतना छोटा है, इसको प्राइमरी मान लेते हैं, और ये जो है सेकेंडरी है। इनका रेडियस दिया हुआ है R1 और इसका रेडियस दिया हुआ है R2, जो सेकेंडरी छोटा सा है उसको ये है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो R1 है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 है, और निकालना है हम लोग को M का वैल्यू। तो M निकालने के लिए हम लोगों को क्या है, किसी एक के अंदर करंट भेजना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे करंट I1 के अंदर भेज देते हैं, तो इसके अंदर मान लिए कि करंट I1 भेज दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सपोज I1 इन फर्स्ट रिंग, मतलब प्राइमरी के अंदर भेज दिए हैं। तो इस I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इसके अंदर से अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी कुछ इस तरह से होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इस तरह से होगा। तो यहाँ से ले सकते हैं ड्यू टू I1 बी जनरेट इन प्राइमरी। जैसे इसके अंदर करंट भेजेंगे तो प्राइमरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ है तो हम लोग इस रिंग के वजह से सेंटर पे निकालें, क्योंकि ये जो बात कहा गया कि R1 जो है सो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर देन है R2 से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल सेंटर पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं B1 एट सेंटर, इसको लिख सकते हैं B एट सेंटर ऑफ प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर हमको निकालना है तो इसको सीधा हम B1 ही मान लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी के अंदर निकालना तो B1 कर सकते हैं। तो फार्मूला देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर के ऊपर निकालना होता है तो B जो सेंटर पे होता है वो होता है μ0/2 I डिवाइड बाय R। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करंट कितना है, तो I1 है, तो यहाँ से हम लोग μ0/2 I1 बाय रेडियस देखेंगे तो रेडियस कितना है, R1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। इसका काम कुछ नहीं, अब इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। अब यही मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे निकाल रहे हैं प्राइमरी की वजह से,
सेकेंडरी के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो एक ही हो सकता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड थ्रो सेकेंडरी इज, यहाँ से आ चुका है, जो सेंटर पे होगा वही टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2R1। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालेंगे φ2, इसके अंदर एक ही टर्न है तो टोटल फ्लक्स भी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा φ2 हो जाएगा फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी, फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी। तो φ2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो φ2 हो जाएगा B इंटू ए, तो B इंटू ए, तो एरिया लेना है सेकेंडरी का ही, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी से पास कर रही है वो कितना है, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2R1 इंटू एरिया पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर हो सकता है। अब फ्लक्स का एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि अगर टोटल फ्लक्स कहेंगे सेकेंडरी के अंदर तो MI1, तो दोनों में I1 कॉमन है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि M का वैल्यू अगर चाहें तो देखिए ये I1 कैंसिल होकर के M इक्वल टू आ जाएगा, ये टोटल फ्लक्स है, ये इसको भी हम लोग टोटल फ्लक्स कह सकते हैं क्योंकि एक ही रिंग है, तो एक ही रन के अंदर जो एक ही फ्लक्स होगा तो मतलब जो φ2 निकालें वही टोटल फ्लक्स हो जाएगा, तो दोनों का अगर बराबर है तो यहाँ से आ जाएगा MI1 इक्वल टू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1 इंटू I1, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ चुका है M का वैल्यू म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1। ये फर्स्ट के सेकेंड में निकालने हैं फर्स्ट के वजह से, उसी तरह से अगर हम चाहेंगे तो सेकेंड के अंदर भी फर्स्ट के वजह से अगर करंट भेजेंगे इसमें, तो अभी निकाले हैं जो M जो आया है M इंटू ड्यू टू 1 आया है, इसी तरह से अगर हम निकालेंगे, अभी ये निकालेंगे M इन 1 और ड्यू टू 2, तो सेम आ जाएगा इतना ही, ये भी इतना ही आ जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं बराबर है। तो इसमें थोड़ा सा जो है सो आपको फिर कंज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ इसके अंदर करंट भेजेंगे तो ये बहुत ही छोटा साइज है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर जो सेंटर माने या कहीं उसके अंदर सेंटर पे जो मानेंगे वो उसी टोटल एरिया में वही आ जाएगा, तो एरिया भी इसी का, फिर से फील्ड भी इसी का आ जाएगा, तो करंट चाहे अंदर भेजे चाहे बाहर भेजे दोनों का वैल्यू जो आने वाला है सेम ही आने वाला है, क्योंकि सिर्फ हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट में सेकंड की वजह से निकाल लिए हैं या सेकंड में फर्स्ट की वजह से निकाल रहे हैं, तो दोनों की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन बराबर होती है। तो यहाँ से देख चुके हैं आप जो फार्मूला आया है जो इस कॉइल की वजह से, अगर किसी भी तरह का अगर आपको दिया रहेगा रिंग वगैरह तो बस ऐसे ही दिमाग लगाना है कि किसके अंदर करंट भेजना है और किसके अंदर एरिया लेना है, तो वहाँ से आपको आसानी होगी, तो वैसे ही सोचिए तो आराम से बन सकता है। तो इतना देख लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।